बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब के हवाले से। वैसे तो वज़ीर आज़म का इस कुर्सी का हलफ उठाने के बाद पहला दौरा ही इमरान ख़ान साहब का सऊदी अरेबिया का था और इससे पहले 6 दौरे वो कर चुके हैं। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है जो कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, चाहे वो हमारा ये गिला हो कि कश्मीर के हवाले से सऊदी अरब का बहुत एक माइल्ड स्टांस जो है वो सामने आता है, ख़ुसूसी तौर पे इस ज़िमन में कि जब वहाँ की क़यादत जो है वो कोशिश कर रही है कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, मोदी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और कुछ इकनॉमिक अग्रीमेंट्स जो हैं वो उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस पर ये मामलात हैं। फिर OIC के हवाले से जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने तनकीद की थी 57 ममालिक का वो ब्लॉक जहाँ से कश्मीर पर वो रिस्पॉन्स नहीं आया था जो आना चाहिए था, और इससे हट के एक और ब्लॉक बनाने का वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया था। शायद ये वो चीज़ें हैं, या इसके अलावा पाकिस्तान ने कोशिश की कि जो सऊदी अरेबिया की अपनी आपस की जो जंगें हैं दीगर ममालिक के साथ उनसे दूर रहा जा सके, चाहे वो यमन का मामला है या इससे पहले जो है वो हुसी बागियों का ये वाला मामला था यमन के साथ, वहाँ पे भी हमने यही अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया था। फिर $3 बिलियन जो पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया था उसमें से $1 बिलियन जो हैं वो विड्रॉ भी कर ले सऊदी अरेबिया ने। इसमें भी इस दौरे में भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इकनॉमिक अग्रीमेंट्स के साथ साथ जो वज़ीर आज़म का डे 1 से एक स्टांस रहा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, तकरीबन 25 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, जो एक बड़ी कसीर तादाद में ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान भिजवाते भी हैं, और फिर ऐसे पाकिस्तानी भी हैं कन्विक्टेड जो वहाँ की जेलों में हैं। जब MBS का दौरा हुआ था पाकिस्तान का, तब भी वज़ीर आज़म ने उनके साथ ये बुनियादी नुक्ता जो है वो रेस किया था और उस पे भी इस विजिट के अंदर बात होगी। इसी दौरे की अहमियत के हवाले से कि क्या उन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स को रीसेट करने का एक मौका मिला है और क्या हो पाएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा एक पॉलिटिकल इशू से कर लें, और वो अंदरूनी पाकिस्तान की सियासत के लिए कितना बड़ा बन चुका है, क्योंकि कल से इस पर एक तरफ बहुत अहम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा सऊदी अरब जारी है और दूसरी तरफ कल से इस पे बात होना शुरू हो गई कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ECL से निकालने की बात की, जो ब्लैक लिस्ट में उनका नाम था, और उनको इजाज़त दे दी कि आप बैरून मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं। 1 टाइम परमिशन जो है ये उनको दी गई, और फिर फ़ौरन ही शहबाज शरीफ साहब ने अपना टिकट लिया और दोहा की ये फ़्लाइट थी, रात को वो जा रहे थे। वहाँ पर FIA के हुकाम ने, FIA के जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ पर थे, उन्होंने उनको रोक लिया और जाने नहीं दिया। ये कहा कि आपका नाम अभी भी हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। तो जो कतर एयरलाइन थी, जो जहाज़ था, उससे उनको ऑफलोड करवा दिया गया। इस पर ज़ाहिर है बहुत वावेला हो रहा है, और आज भी पूरी बहस, सियासी बहस जो है वो इसी पर चलती रही। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ, सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI की, MNA भी हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आप ही से अगर मैं आगाज़ करूँ शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे, कि ब्लैक लिस्ट में वो कहते हैं कि जी हमारे पास नाम था, और DG FIA का इख्तियार है ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या ना डालना, ये हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। तो फिर इस मामले पर जो कल रात को हुआ, हुकूमत को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोगों ने की, वो सारी की सारी डायरेक्टली अटैक कर रही थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को। वज़ीर आज़म साहब तो हैं ही नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कि देखें जी वज़ीर आज़म साहब ये काम कर रहे होंगे कि उन्होंने ही रुकवाया है FIA को कह के। हुकूमत कहती है कि जी वज़ीर आज़म बड़े अहम दौरे पर हैं, उसको इस चीज़ से मत मिलाएं, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, ये तो FIA का अपना काम है। देखिए सादिया, बहुत मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया, और मैं अंदलीब बैन को भी वेलकम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुल्क जिस अंदोनाक सूरत हाल से दो चार है ना, शायद हमारी 70 साल तारीख़ में हम इस नौबत पे ना पहुँचे हों। मुआशी लिहाज से आप देख लें, फिर ये एक आफत आई हुई है पेंडेमिक की सूरत में, लोगों की महंगाई का मसाइल है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है। ऐसी सूरत हाल से मुल्क को निकालने का एक ही रास्ता है कि हम हाथों में हाथ डाल के
कौमी तरक्की की तरफ अपना ध्यान दें। अभी मैं ये देखता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब की आप कहते हैं ना FIA की जरूरत है कि एक कोर्ट का फैसला आए जिसमें ये कहा जाए कि इनको जाने दिया जाए और ये एक टाइम पे जाएंगे, और उसमें टिकट वगैरह का भी सारा रेफरेंस हो कि यस ये इसके ऊपर वो जा रहे हैं और इनको जाने दिया जाए, तो FIA कैसे कर सकती है? आप देखें, इमरान खान साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली आपने देखा उन्होंने कई दफ़ा मुंह पे हाथ डाल के कहता मैं इनको छोड़ता नहीं हूँ, और फिर वो खुश होते हैं। आप देखिए पूरी हुकूमत बगलें बजाती है जब बंदा और इनकी जो अपोनेंट पार्टी है और जो इनके इक़्तिदार के लिए खतरा है वो उनको अंदर करने में ये बगले बजाते हैं। एंड दी मोमेंट उनको कोर्ट छोड़ती है तो फिर एक वसफ़े मातम भी जाती है। मेरा मतलब है इस तरह मुल्क नहीं चलते। देखिए आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर को तो कहना चाहिए आई विल मेक श्योर कि कोई कल्प्रेट बच के ना जाए, बट ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी बेगुनाह के ऊपर सिर्फ इसलिए हाथ न डाला जाए कि वो हमारी पावर के रास्ते के अंदर जो है वो किसी तरह की रुकावट डाल सकते हैं। आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून ज़ेरे साहब है। जनरल साहब एक बात बताएं, चले मैं इस पे हुकूमत पे तो आती हूँ, लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत एक स्पीडी फैसला जो हुकूमत जिसको कह रही है वो शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत देने के हवाले से आ गया। हालांकि वो खुद नवाज शरीफ साहब की वापसी के गारंटर थे, वो तो वापस नहीं आए। शहबाज साहब इलाज के लिए जा रहे हैं, बीमार हैं, मानते हैं हम, और इलाज वो ज़ाहिर बड़े अरसे से वहां पे करवा भी रहे हैं। लेकिन कल एक बात बहुत ज्यादा ये की गई कि जो फैसले आप लोगों के हक में नहीं आते हैं तो आप कहते हैं देखिए जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और ये तो इमरान खान करवा रहा है और हमें दीवार से लगाने की कोशिश है। बट इस तरह के फैसले जब जमानतें आप लोगों की हो जाती हैं अदालतों से और जब आपकी लीडरशिप को बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है तो आप लोग कहते हैं देखिए जी आज इंसाफ हुआ है, आज अदालतें इंसाफ कर रही हैं। देखिए दी वेरी फैक्ट कि एक केस में आप एक पर्सन नो लेस देन द लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ के अंदर करते हैं तो पार्टी वावेला करती है कि ये बेगुनाह है, इसको आपने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे पकड़ के क्यों अंदर किया, और उसका ये सबूत है कि अदालत कहती है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, निकाल दिया। इसलिए अपोजिशन का वो वावेला बिल्कुल जायज है, बिकॉज आप देखिए कोर्ट साबित कर देती है ना, कोर्ट कहती है कि आपने ये कहा, ये तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए हमारा वो वावेला करना कि आप शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर कर दें, आप एहसन इकबाल को कर दें, आप ख्वाजा आसिफ को कर दें, आप शहबाज साहब को कर दें, मरियम को कर दें, आपने ये देखा कि जब वो वावेला करते हैं तो बाद में जब वो छूटते हैं तो वो वावेला जायज हो जाता है कि जी आपने कहा था, या तो ये हो कि ये है सबूत हमारे पास, ये कल्प्रेट्स हैं, ये सजा है, ताहयात इनके ऊपर पाबंदी है, ये वो किस केस के अंदर जो नैब ने बनाया हो और उसके अंदर किसी को सजा हुई हो और वो ताहयात उसको निकालो हो। देखिए पाकिस्तान नहीं किसी इसका दूसरा पहलू जो है ना, वो जो हुकूमत की तरफ से आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि भाई चालाकियां इतनी हुई हुई हैं, इतनी स्मार्टली सारे काम किए हुए आपकी लीडरशिप ने, वो कहते हैं पकड़े ही नहीं जाते। ये होता है मसला, फिर जमानतें हो जाती है अदालतों से। बहरहाल अंदीब अब्बास साहिबा मुझे ये बताएं कि जी वो यकीन कर शहबाज शरीफ साहब को निकाल, जी ठीक है, सही है। अंदीब अब्बास साहिबा, अब शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने जाने की इजाजत दे दी, जो भी है। आप लोगों को कल बड़ा गुस्सा भी आया, आपके यहाँ पे वुज़रा जो बैठे हैं उनके भी बड़े गुस्से वाले ट्वीट्स आए इस चीज़ पर, लेकिन फिर इजाज़त मिल गई, वो उनका आज डिटेल्ड ऑर्डर भी आ गया। फिर क्यों नहीं उनको जाने दिया FIA ने, इमिग्रेशन हुकाम ने? वो तो कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में नाम है, लेकिन आप लोगों को, हुकूमत को, लीडरशिप को, वज़ीर आज़म साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है PMLN। देखिए अदालत का एक हुक्म आया और उस पर उनका ऑर्डर या कंप्लीट फ़ैसला भी आया, तो उस पर सब ने इजहार किया कि जी ये एक दिन में कैसे आ गया। वेरी गुड, अगर इतनी अच्छे फ़ौरन जिसको कहते हैं क्विक फ़ैसले हों लेकिन सही हों तो अच्छी बात है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक कानून होता है, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर आने से एकदम ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती। उस कोर्ट ऑर्डर की व मुतल्लिका महकमात तक पहुंचते हुए एक लीगल रिटन प्रोसेसेस होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं। और आपको पता बीच में ये ईद की छुट्टियां थी, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि एक लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। चूँकि उन्होंने इतनी भागम दौड़ की हुई थी और उसको ASAP मुल्क से भागना था
कि उन्होंने वो चंद घंटों में फैसला भी आया और चंद घंटों में उन्होंने कहा पहला जहाज जो मैं टाप के भाग जाऊं। अब उसमें अगर जो इदारे हैं वो अपने लीगल प्रोसेस के बगैर ये काम नहीं करेंगे तो इदारा सही कर रहा है। आप मतलब ये वो वाला ज़माना नहीं है कि जो शहबाज साहब हैं उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने जस्टिस कयूम को कहा कि जी इसको निकाल दो, इसको टांग दो, इसको रख दो, और वो उसी तरह मनोमन हो गए। तो उस लिहाज से ये लोग अपसेट हैं क्योंकि 30 साल ये एग्जैक्टली ये करते रहे हैं कि बादशाहत थी यहाँ, खुल जा सिमसिम के तौर पे ये काम होता था, ताली बजाई और काम हो गया। अब इंस्टीट्यूशनल जो भी प्रोसेस है वो कानूनी प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बहुत मुझे ये बताएं, ठीक एक और चीज बताइएगा कि अब आप कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ जो है वो अदालत हम जाएंगे, अदालत रजू करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं जिस आपने खुद ही कहा कि भाई कल फैसला आया और फिर उसी दिन चंद ही घंटों में उन्होंने टिकट भी ले लिया और वो कल रात को निकल भी रहे थे, ये तो उन्हें रोक लिया गया, वरना वो निकल जाते तो बस एक टिकट चल जाता कि जी शहबाज शरीफ साहब दोहा रवाना हो गए या दोहा से आगे लंदन रवाना हो गए। लेकिन अब अदालत से आप जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, आप अपील करेंगे, तब तक वो जा चुके होंगे। देखिए ये तो अब ऑब्वियसली एक चीज़ है, एक लीगल प्रोसेस है। जैसे हमने कहा हमारे पास अगर हमारा भी बस चलता तो हम वही करते जो शहबाज शरीफ करते कि अदालत आज खुलवा लेते। जस्टिस कयूम जैसे फ़ोन करते और कहते नहीं जी कोई बात नहीं, ईद से पहले अदालत खोलो और इनको रोको। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हमने जो प्रोसेस है वो ऑब्वियसली अब 15 के बाद जब भी खुलेगा तब हम करेंगे, हम अपना प्रोसेस करते रहेंगे। लेकिन मैं जो चीज़ आपको कह रही थी, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। आप देखें कि ये लीडर है, मतलब एक गया भाग के, उसकी ज़मानत करने वाला कि वो वापस आ जाएगा, 1.5 साल से वापस नहीं आया, सबको पता है, ना वो किसी इलाज कराने गया ना कुछ, वो फिरते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सारी दुनिया देख रही है। उसके बाद जो ज़मानती आया वो भी भाग गया, वो भी भाग रहा है, वो उसको वेट नहीं हो रहा कि वो कोई टाप के कहीं भाग जाए। ये लीडर है। इस वक्त जब इनकी पार्टी जो है पीडीएम के अंदर सख्त मसले पड़े हुए हैं, इनके वर्कर्स के अंदर पड़े हुए हैं, ये भाग रहे हैं अपनी जानें बचाने और अपने असासे बचाने। और तीसरी बात, ये वो केस है जिसका मैं नहीं, एतजाज़ एहसन साहब ने, जो कि पाकिस्तान के टॉप लॉयर हैं और स्पेशली पॉलिटिकल इशूज़ पे, उन्होंने कहा कि 2008 में शहबाज शरीफ की 1.25 करोड़ रुपया एसेट डिक्लेयर हुआ, 2018 में 720 करोड़ हो गया और वो सारा टीटीओ से हुआ है। कैसे कि उनको 1 मिनट की भी छुट्टी मिले? ये मैं आपको लीगल एक्सपर्ट जो कि हमारी पार्टी से भी नहीं है उनका ओपिनियन दे रही हूँ। तो इन्होंने भागना ही था, इनका बस चले तो ये वो क्या कहते हैं वो चलें, सही आप कह रही हैं, उन्होंने भागना ही था, राइट। तो अंदरूनी सियासत तो पाकिस्तान की ये चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका जिक्र हमने इंट्रो में किया था और उसमें सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं। क्या ताल्लुकात वापस पहले वाले ग्राउंड लेवल पर आ सकेंगे जैसे पहले थे? इस पर बात करेंगे। जनरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंदलीब साहबा भी मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। दौरे के हवाले से डिस्कशन होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाहिद अमीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बट जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी इस पे तो चले हम बाद में आते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये जो भी हमें टेंशन नज़र आ रही है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, उसको सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप वापस पहले वाली स्टेज पर आ जाएंगे। लेकिन ये जो आप लोग बार बार कहते हैं ना, PMLN की तरफ से भी अक्सर ये मौक़िफ़ आता है, अपोजिशन पूरी, कि जी देखें वज़ीर आज़म ने मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, आप जो है वो आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने अगर ये कहा कि सऊदी वॉर्स में हमें ड्रैग ना किया जाए, वज़ीर आज़म ने अगर हमें ये कहा कि OIC इनफेक्टिव है, वज़ीर आज़म ने अगर ये कहा कि OIC के को बाईपास करके कोई मीटिंग होनी चाहिए जहाँ पे एक वाज़े पैगाम जो है पूरी दुनिया को जा सके, वज़ीर आज़म ने अगर ये कहा कि जी कश्मीर पर आपका स्टैंस जो है बहुत ही ना होने के मुतरादिफ है, आप क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक एंगेजमेंट आपकी इंडिया के
साथ बढ़ रही है, आप वहाँ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्होंने रिस्पॉन्ड क्या किया कि जी $3 बिलियन की जो आपकी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था उसमें से $1 बिलियन वापस ले लिया, वो आपने बीजिंग से पैसे पकड़ के इनको वापस किए। तो आखिर अगर यही वजूहात हैं ताल्लुकात खराब होने की, तो इसमें वजीर आजम ने गलत क्या किया है? देखें सादिया, दी वेरी फैक्ट के प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में जो हुकूमत है उसके दौर में हम इस नौबत पे पहुंचे कि एक सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, रीज़न कोई भी हो, एक सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिनका हमारा तारीख पूरी का एक बड़ा एक हिस्सा हमारा एक दूसरे के साथ एक हमारी तारीख है, कोऑपरेशन की मिसाल दुनिया देती है, यहाँ नौबत पहुँच गई है कि वो कहते हैं $1 अरब भी वापस कर दो, हमारे बंदे भी वापस वो कर रहे हैं, हमारे साथ गुफ्तगू नहीं। इंडिया के साथ पहले भी तो सऊदी हुकाम वहाँ रहे हैं, क्या पहले भी शाह फैसल के वक्त और दूसरे तीसरे ये मुकदमे। तो हम ये कहते हैं कि ये वर्सनिंग सिचुएशन है, इसके रीज़न कुछ भी हो, आप जिम्मेदारी जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट की है। मैं ये कहता हूं कि ये दौरा प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अहमियत का अमल है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें पूरी कामयाबी हो। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी खुल के बातें की हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं एज ए पॉलिटिशियन भी, और मैं ये समझता हूं कि इसको आगे चले के देखिए, ताल्लुकात तब बढ़ेंगे जब म्यूचुअली आपका इंटरेस्ट होगा। सऊदी अरेबिया ने अभी जो मोहम्मद बिन सुलेमान की क़यादत में ये एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपना विजन 2030 जो लिखा है उसमें 3 बड़ी चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को हार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड हार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड बनाया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का पावर हाउस भी वो सऊदी अरेबिया होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी का हब जो तीनों कॉन्टिनेंट का, यूरोप, अफ्रीका और आपका जो एशिया है, उसका वो हो। ये बिल्कुल मिलता जुलता है वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव से, तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन नौबत यहां तक क्यों पहुंची कि नरेंद्र मोदी दनाता फिरता है, कभी यूएई में जाके मंदिर खोल देता है, कभी हमसे वो नाराज है, कभी ये नाराज है। देखिए, स्टेट्समैनशिप का चैलेंज ही ये है कि आर्ड कंडीशन में, मुश्किल तरीन हालात के अंदर आप अपने मुल्क को ऐसा स्टेयर करें कि इस तरह आप तन्हा होकर ना बैठ जाएं कि तुम्हें आपको अपने दोस्तों को इतने बड़े गिले करने पड़े। यहां नौबत आई कैसे? दैट इज द इंपॉर्टेंट इशू, बट वी प्रे दैट इट इज रिपेयर्ड। चाहिए एक ऑब्वियसली ये वही चीज है ना कि अगर आप कहते हैं रीजन कोई भी हो, मैं एम्बेसडर साहब आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो जितनी बातें अभी रीजंस शायद मैंने तलाश करने की कोशिश की, या ये सभी लोग जानते हैं कि ये चीजें हुई, और इसमें अगर आप ऐड कर दें कि भाई अब सऊदी अरेबिया खुद तो ईरान से भी ताल्लुकात सही करने की कोशिश कर रहा है, टर्की के साथ भी, फिर एक ऑब्वियसली इजराइल के साथ, यूएस के साथ एक अलग मामला चल रहे हैं, भारत के साथ अलग मामला चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो समिट अटेंड करनी थी वो मलेशिया में, जिसमें ज़ाहिर है ईरान और टर्की शामिल हो रहे थे, तो वो भी फिर हम नहीं जा सके। वज़ीर आज़म साहब के दौरे सऊदी अरब के बाद वहाँ पे भी हम नहीं गए। तो अभी आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजूहात क्या बनी है, जिस तरीके से जनरल साहब कह रहे हैं कि बात अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ भी ताल्लुकात आपके ख़राब हो गए और आप तन्हा हो गए, तो क्या आपकी नज़र में क्या है वजूहात उसकी? देखिए, वजूहात तो कई हैं, लेकिन मैं एक तारीखी तौर पे जो हक़ाइक़ हैं उसको बयान करना चाहता हूँ कि ये सऊदी अरब के साथ दुश्वारियाँ तब शुरू हुई जबकि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त 2015 में यमन का सिलसिला शुरू हुआ और सऊदी अरब ने ये अस्यूम कर लिया कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में जो फौजी कार्रवाई है उसमें शामिल होगा। लेकिन उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ऐसा करने से इत्तेफाक नहीं किया और तभी से एक किस्म का दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हुए। फिर ईरान के बारे में जो सऊदी पॉलिसी थी वो बड़ी कॉन्फ्रंटेशनल थी। हम ईरान के साथ हमेशा यकीन रखते हैं कि हमारा पड़ोसी है, भाई है, ब्रदर मुल्क है, इसके साथ अच्छे ताल्लुक़ रहने चाहिए। उसकी स्ट्रेटेजिक वजह भी है कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अगर ईरान भी हमारे मुखालिफ हो गया तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहना कि सिर्फ इमरान खान के ज़माने में दुश्वारियाँ हुई हैं, नहीं, ये नवाज शरीफ के पीरियड से शुरू हुई थी। बहरहाल देखिए, इस वक्त हम ये कहेंगे कि इस दौरे की बहुत अहमियत है और बज़ाहिर ये बड़ा कामयाब रहा है। जो एक सर्द महरी थी वो दूर हो गई है। डिप्लोमेसी में मैं इस बात का मेरा नुक्ता नज़र ये है कि डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि आप जो सरबराह हुकूमत है या जिस मुल्क का जो बादशाह है उसके साथ अगर आपकी अच्छी इक्वेशन हो जाती है या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर बाकी सारे मामला जो है उसमें रास्ता खुल जाता है, चाहे वो इक्तिसादी मामला हो, कम्युनिटी का मामला हो, कोई भी इशू हो। असल चीज़ ये है कि बल्कि ये जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, ये एक किस्म की बॉडी में दिमाग की हैसियत रखते हैं। एक दफ़ा आपने दिमाग के ऊपर एक राब्ता कायम कर लिया तो सारी बॉडी बिल्कुल वही करेगी जो दिमाग चाहेगा। तो ये खुसूसी अहमियत थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ इस वक्त एक लिहाज से एक्चुअल रूलर है, उनके वालिद साहब की मेरे ख्याल में तबीयत ठीक नहीं है, तो चुनाचे उनके साथ इमरान खान की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी उससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और जो इस वक्त जॉइंट कम्युनिटी इशू है उसमें आपने देखा काफ़ी अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। इख्तिलाफात की बुनियाद आप बयान कर चुकी हैं, कुछ हमारी शिकायत थी, कुछ उनकी शिकायत थी। हमारी शिकायत ये थी कि कश्मीर में इतने मजालिम हो रहे हैं, इंडिया जो है तो उसने वहाँ पे कहर डाला हुआ है कश्मीर में और सऊदी अरब खामोश बैठा हुआ है, या कम से कम OIC के जरिए तो कुछ किया जाए, लेकिन इसमें दोनों में सऊदी अरब ने हमारा साथ नहीं दिया, जिससे हमारी एक शिकायत बन गई। उनकी शिकायत भी यही था कि यमन में आपने हमारा साथ नहीं दिया, कतर के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए, हमने साथ नहीं दिया, ईरान के साथ हमने साथ नहीं दिया, वो उनकी शिकायत थी। मैं समझता हूँ इस वक्त हालात में बेहतरी आई है। मोहम्मद बिन सलमान अपनी खारजा पॉलिसी पे नजरसानी करने पे मजबूर है क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है, यमन में नाकाम हुई है, कतर में नाकाम हुई है, ईरान के साथ नाकाम हुई है। लेकिन उनको एहसास इस बात का अब हुआ है कि जबकि ट्रंप की जगह बाइडेन ने भी अमेरिका की पॉलिसी को तब्दील किया, तब मोहम्मद बिन सलमान को याद आया कि उनका जो देरीना दोस्त पाकिस्तान है वो तो मौजूद है, उसकी तरफ अब रुजू करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें हालात के मुताबिक होती है। हमें ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की, बिकॉज ये बात की है कि जो नई जो आपने कहा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और ऑब्वियसली उनका एक टफ स्टैंड टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया है, तो उसके बाद फिर अदलीब साहिबा आपको लगता है कि ऑब्वियसली जैसे दो ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो म्यूचुअल एक रिश्ता होता है। आप जिस तरह से एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि इसमें फिर इक्तसादियात और कम्युनिटी के लिए जो भी चीज़ें वो आती रहती हैं, लेकिन एक जो कहते हैं कि बर्फ़ जो है वो पिघली है। तो ये US के इस टफ स्टैंड के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद शायद सऊदी अरेबिया को भी एहसास हुआ है कि वो भी अपने एलाइज के साथ फिल वक्त कट ऑफ नहीं कर सकता किसी किस्म के टाइज या किसी किस्म का रिश्ता। तो शायद इसीलिए भी एक ये जेस्चर MBS का खुद जाना, वज़ीर आज़म साहब को रिसीव करना, ये शो करता है कि वो भी विलिंग हैं वापस रीसेट करने के लिए इस रिश्ते को। देखिए सादिया, सबसे पहली बात समझता हूँ कि मैं चूँकि फॉरेन अफेयर्स में अच्छा, मैं एम्बेसडर साहब आपकी तरफ आती हूँ, अदलीब साहिबा से सवाल कर रही थी, मैं दोबारा आपसे की जाने पाऊंगी। हाँ जी, सो मैं जब इस ऑफिस में आई थी तो पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा था। आपकी कंट्री में सऊदी अरेबिया ने विज़िट नहीं किया हुआ था, हेड ऑफ स्टेट ने फॉर 10 ईयर्स, UAE वाले 12 साल से नहीं आए थे, सर्द मरी थी तमाम इन दोनों के, आपको जिसको कहते हैं एक कोल्ड शोल्डर था, किसी किस्म के रिस्पांस नहीं आ रहा था। उसके बाद अफ़गानिस्तान आपके सर पे खड़ा था, इंडिया ने अटैक कर दिया आपके ऊपर फरवरी में, और ईरान भी आपको कंसिडर कर रहा था कि आप उनके साथ सिंसियर नहीं हैं, आप बिल्कुल आइसोलेटेड थे। इंडिया ने वो पूरा नैरेटिव जो जमाया था कि हम टेररिज्म एक्सपोर्ट करते होता आज, और ये मोहम्मद बिन सलमान जब आए पाकिस्तान वो तारीखी दौरा था, तब भी हमारी रिलेशनशिप अच्छी थी। वो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट असाइड, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो अब हैं विज़ा विज़ सऊदी अरेबिया, UAE, अफ़गानिस्तान और ईरान, वो आप किसी भी डिप्लोमेट को पूछ लें, किसी भी डिप्लोमेट को पूछ लें, पिछले 10 साल में कभी नहीं थे। और पिछले 5 साल में तो आपका वो ही नहीं था, 4 साल तो बीच में फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, तो किसने क्या कहना था। हद तो ये होती है फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन मिनिस्टर, ये हद होती है। नवाज शरीफ साहब को वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरेबिया में, आपको याद है अमेरिका ने वहाँ इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की थी, नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी वहाँ, ये आप सबने दिखाया था, ये हालात थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे तकरीर नहीं करने दी बिकॉज उन पे करप्शन के चार्जेस थे। तो उसके बाद आज अगर ये सारे ममालिक आपकी तरफ देख रहे हैं, ईरान आपकी तरफ देख रहा है, अफगानिस्तान आपकी तरफ देख रहा है कि जी आपने अपना रोल एज अ पीस एम्बेसडर, फैसिलिटेटर, मीडिएटर रीजन में कायम किया, और इंडिया का इमेज जो है वो एज अ टेररिस्ट,
एज अ फासिस्ट, एज एन एक्सट्रीमिस्ट जाहिर हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट का सेहरा जो है वो हमारी 2.5 साल की ठीक है, इसमें जाता है। कोरोना आ गया बीच में, ऑब्वियसली फिर वो फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उस तरह से दुनिया में नहीं हो रही थी क्योंकि सबको अपनी सर्वाइवल की पड़ी हुई थी। लेकिन अब पिछले 3 महीने से आप देखें एक्टिविटीज़ ऑन द फॉरेन पॉलिसी एंड वो दोबारा से शुरू हुई हैं। ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि जी सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। डिफरेंसेस ओपिनियन रहेंगे, और जहाँ स्टैंड का ताल्लुक है कश्मीर का और दो इस्लामोफोबिया, डिफरेंस इन ओपिनियन रहेगा, राइट। अब इसमें जी बिल्कुल मैं ये इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, और ज़रा पहले कश्मीर पे जनरल साहब आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। और ऑब्वियसली जिस तरह का एक ल्यूकवार्म रिस्पांस आपको दिया गया था जब भारत की तरफ से ये स्पेशल स्टेटस जो है 2019 में हुआ ये कश्मीर के हवाले से, तो उस पर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो वाला मामला सऊदी अरब की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन आज के विज़िट के बाद आपको लगता है कि इसमें कोई उनका स्टांस चेंज हो सकता है? क्योंकि अभी तक अगर हम देखें जितने बयानात हैं या अदरवाइज भी एक लगता है ऐसे कि वो शायद विलिंगनेस नहीं है, या वो दे आर नॉट विलिंग टू डू मोर अबाउट कश्मीर। आपको लगता है कि ये चीज़ चेंज हो सकती है? देखिए सादिया, शायद अमीन साहब जानते हैं, वो एम्बेसडर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। मैं भी 2 साल सऊदी लैंड फोर्सेस में 1985 से 87 तक रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है टुवर्ड सऊदी अरेबिया, वो तो ये है कि हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हम किसी भी जंग में शामिल नहीं होना चाहते जो आउटसाइड सऊदी अरेबिया हो या इसलिए यमन के ऊपर नवाज शरीफ का स्टैंड जो बेस्ड एंड जॉइंट सेशन की रिकमेंडेशन पे था वो टोटल जस्टिफाइड था। और उसके बाद उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए नवाज शरीफ साहब भी गए, रईस शरीफ साहब भी गए और उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया। जो मौजूदा दौर में हालात सख्त ख़राब हुए, वो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर का वो बयान था जिसमें उसने कहा कि हम अगर OIC मीटिंग नहीं बुलाती तो हम इसको बाईपास करके अपने ग्रुप की मीटिंग बुलाते हैं। फिर इमरान खान साहब ने प्रॉमिस किया मलेशिया और टर्की के साथ कि हम इकट्ठे होकर मिलते हैं। फिर जब सऊदियों ने थोड़ा दबाया तो फिर ये उसके ऊपर यू टर्न इन्होंने ले लिया, तो हालात उधर खराब हुए। अभी आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए कि कश्मीर के ऊपर आई डोंट थिंक सो। देखिए सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट इंडिया के साथ अभी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे साथ तो उन्होंने वादा किया कि आपकी रिफाइनरी लगाएंगे $12 बिलियन की, और MOU साइन हुआ और वो ठंड में पड़ा हुआ है। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के अंदर आपने उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और वो बड़ी मार्केट है। तो वी होप कि प्राइम मिनिस्टर की ये आवाज सुनी जाएगी कि आपको अप फ्रंट होके कश्मीरियों के हकूक की बात करनी चाहिए। अगर आप UN के चार्टर पे बिलीव करते हैं, आप अपने राइट्स पे बिलीव करते हैं, तो आप कश्मीरियों के राइट्स को क्यों भूलते हैं? तो मैं नहीं समझता कि ये जो भी MOU भी एक साइन हुआ है $500 मिलियन का, कि ये कहीं प्रैक्टिकली भी आएगा। MOU होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको कभी भी मैंने बहुत से MOU, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी होता था बेनजीर भुट्टो साहब के टाइम में, तो पता नहीं 22 MOU एक दफा साइन हुए और एक भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल में जब आपके साथ साले अभी हमारे लोग बहुत से बेरोजगार होके सऊदी अरेबिया से वापस पाकिस्तान आ गए, अभी उनकी बहाली के लिए जो नई वो कह रहे हैं कि हम आपको नई अपॉइंटमेंट्स लोगों को देंगे, हम एम्प्लॉय करेंगे, अगर प्रैक्टिकली ये हो तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। और इसका सेहरा जो है फैदर वो मौजूदा हुकूमत के टोपी के अंदर जाएगा। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला करे हमारे तलकात बेहतर हो, लेकिन सऊदी अरेबिया इज टू मच सोल्ड टू इंडिया नाउ, और उनके ऊपर US का प्रेशर भी है। गुड थिंग इज के तो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान जो चाहता है कि भाई वो स्टांस आए सऊदी अरेबिया का, तो वो एक्सपेक्ट करना बड़ा गलत है, या हमारी खुशफहमी होगी। लेट्स पुट इट दैट वे। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अनलीब साहिबा और शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी टॉपिक पर मजीद हम डिस्कस करेंगे उनसे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एम्बेसडर साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म हमेशा जो वहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। अभी जो वहाँ पे प्रिजनर्स का भी मामला है उसको भी टेकअप किया कि जो संगीन जराइम में कन्विक्टेड हैं उसके अलावा बाकी प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन एक और चीज़ जो हमारे अपने सफारत खाने से वहाँ हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ सख्त एक्शन भी लिया, पूरा सफारत खाने की सफाई कर दी और कितने ही लोगों को यहाँ वापस बुला लिया, एम्बेसडर वहाँ का चेंज हो गया। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये क्या पहले हुआ है पाकिस्तान में और उसके बाद जो सफारतकारों की तरफ से इतना ज़्यादा वावेला हो रहा है या उनकी तरफ से इतना ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि देखें जी वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कर सकते, हमारी बेइज्जती हुई। जी हाँ, पहले तो बात यह है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। उसकी फिगर 20 लाख की है, 30 लाख की है। असल में बहुत सारे अनरिकॉर्डेड हैं, यानी कि वो जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए और फिर ओवर स्टे कर जाते हैं। तो इसलिए उनका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल एक रकम का कयासन ही होता है। बहरहाल सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में ही आबाद हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान को सऊदी अरब से ही मिलती हैं। उससे ये भी जाहिर होता है, जनरल साहब ने इशारा किया कि शायद पाकिस्तानियों को वहाँ से फारिग करके वापस भेज दिया गया। अगर ऐसा होता तो रेमिटेंसेस कैसे बढ़ गई? तो मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई बड़े लार्ज स्केल पे कोई लोग पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। बाकी ये जो जेलों वाली बात है वो सऊदी अरब में सिलसिला ये है, हम किसी को एतराज़ नहीं करते कि कोई छोटी सी बात होती है लोगों को जेल में डाल देते हैं और उसके बाद वो जेल में पड़ा हुआ है, उसके मुकदमे की शायद फौरी तौर पे उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को अगर वो सऊदी हुकूमत एज ए जेस्चर टू पाकिस्तान रिलीज कर देती है तो मैं समझता हूँ हम इसका खैर मकदम करेंगे। बल्कि ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें, उन बेचारे गरीबों को किसी का थोड़ा सा ओवर स्टे हो गया तो उसको अपने महीनों के लिए जेल में डाल दिया, ये बात तो मुनासिब नज़र नहीं आती। तो इस बारे में कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन वज़ीर-ए-आज़म ने सिलसिले में बात की होगी। उनके दिल में बड़ा दर्द है। मैं देखता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के दिल में बड़ा ये जज्बा है अवाम के लिए, मजदूरों के लिए कि इनके साथ हालात बेहतर होने चाहिए। मैं इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने जो कहा कि सिफारत खाने ने वो ताउन नहीं किया जैसा करना चाहिए था। लेकिन साथ ही में मैं आपने ये सवाल पूछा है तो मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। नंबर 1 के हर मुल्क के अपने हालात हैं। सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी हैं, डेनमार्क में 50,000 पाकिस्तानी हैं। आप समझ लीजिए कि सऊदी अरब में एम्बेसी के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। एम्बेसी का साइज कितना होता है? बहुत में होता होगा तो 200-250 लोग आदमी वहां पे हैं, जिनमें से कोई 30, 40, 50 आदमी जो है कॉन्सुलर वर्क का मतलब है पासपोर्ट, वीजा वर्क, उनके जो कागजात का काम। 25 लाख लोगों का काम कौन कर रहे हैं? 40-50 आदमी। तो आप जरा देखें ना उनके किस किस्म का प्रेशर है। वज़ीर-ए-आज़म ने गालिबन इस बात का अंदाजा नहीं किया कि हमारी एम्बेसी के ऊपर भी बड़ा सख्त प्रेशर है, उसमें लोग बाज़ औक़ात उनका जो बिहेवियर है वो नामुनासिब हो जाता है। तो हालात की बात है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने जो सख्त अपील की है आपकी कम्युनिटी वो बिल्कुल अनप्रोपोर्शनल थी। पर रिएक्शन दिया। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ उसके बारे में। जी सही है। जी मैं आपको अर्ज करता हूँ। एक सिफारत खाने के कई फराइज हैं। अच्छा, सबसे बड़ा फराइज, क्योंकि टाइम थोड़ा रह जाएगा, मैं आखिर में जरा साहिबा से भी पूछना चाह रही थी कि वहाँ जो पाकिस्तानियों के लिए मसाइल हैं और जिस पे उन्होंने MBS के यहाँ की फर्स्ट विजिट पर भी बात की थी और अभी दोबारा से उनको आने की खैर दावत भी दे रखी है, तो उस पर कोई हम उम्मीद रखें? जिस तरह ये प्रिजनर्स वाला मामला है बहुत अहम है। देखिए, बिल्कुल जैसे आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यही कहा कि देखो ये जो गरीब लोग हैं उनको जो दिल तड़पा वो इस बात पे तड़पा कि बेचारे कहाँ से पैसे बचा के आते हैं और आगे से अगर उनका काम नहीं होता तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। और वाकई वहाँ हालात बड़े रहना, साल वो घर नहीं आते, बीवी बच्चे नहीं देखते, बहुत इशू है। तो सबसे पहली बात ही मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये ना सिर्फ इनके साथ, हमारे कुछ ईरान में कुछ इधर उधर कैदी थे, सबसे ऊपर एजेंडे के वज़ीर-ए-आज़म साहब जब भी जाते हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी, ये हम सबसे ऊपर एजेंडे में रखते हैं कि जो हमारे बेचारे कईयों को तो डॉक्यूमेंट्स भरने नहीं आते, तो वो इग्नोरेंस की वजह से वो पकड़े जाते हैं वहाँ और फिर उनको कोई पूछने वाला हाल नहीं होता। और तो ये वज़ीर-ए-आज़म का सिर्फ जो पूरा मकसद था वो ये था कि हमारा काम है सर्व करना। ठीक है, हमारा मिशंस का काम है सर्व करना। सही है। और मिशंस बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मलेशिया में। मेरे पास टाइम गया, आई हैव टू वाइंड अप हियर। अनली बाबा साहिबा आपका और एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
हैं।